राधे राधे दोस्तों। हम हमारी मेटाबॉलिज्म की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, वो इज़ द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन मेटाबॉलिज्म, या फिर कह सकते हैं वो इज़ द फाइनल हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन मेटाबॉलिज्म। तो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सेटअप तो देखा ही होगा। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये आउटर मेम्ब्रेन है ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2, 3, 4, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है। यहाँ तक हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि क्या होता है। इनमें से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। हम पहले जो NADH या फिर FADH वो टूटते हैं और उससे NAD और इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव बनते हैं, FAD इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव बनते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन बने हैं वो आगे की आगे मूव करते रहते हैं यहाँ पर, और इन इलेक्ट्रॉन के मूव होने से ही क्या बनता है, हमारे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं, जो मैट्रिक्स में पड़े हुए प्रोटॉन्स को एक्टिवली पंप करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ने से ही ग्रेडियंट पैदा होगा प्रोटॉन का, जो हमारा 5th कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेस है उसको घुमाएगा। मतलब यहाँ पर ADP और फॉस्फेट मौजूद होते हैं जो आपस में जुड़कर ATP बनाते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि जो 4 हाइड्रोजन हैं उनके आने से एक ATP हमारा बनता है हमारे 5th कॉम्प्लेक्स से। तो क्वेश्चन ये है, उसके बाद हाइड्रोजन गया कहाँ, उसके बाद हाइड्रोजन कहाँ। इसने 4 हाइड्रोजन आए, उसने इस 5th कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेस को घुमाया, ATP बना। अब जो ये हाइड्रोजन है, हमारा जो 4th कॉम्प्लेक्स होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 4th कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो हाइड्रोजन जो हमारे आयन यहाँ से होकर आ गए हैं, वो अब क्या करेंगे, वो भी हमारे 4th कॉम्प्लेक्स तक पहुँचेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है और हमारे इलेक्ट्रॉन तो 4th कॉम्प्लेक्स तक पहुँच ही चुके हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें, जो हमारे प्रोटॉन हैं H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन के पास पहुँच गए जो 4th कॉम्प्लेक्स वाली है, तो उससे क्या बनता है, वाटर, या फिर मेटाबॉलिक वाटर जैसे हम कहते हैं। ये तो वही बात हो गई जैसे हम बात करें कि डैम है, पीछे रिवर से पानी आता है डैम के पास, डैम में टरबाइन्स लगी होती हैं, टरबाइन घूमती हैं, टरबाइन से घूमने के बाद पानी फिर दोबारा रिवर में ही चला जाता है। उसी तरह क्या हुआ कि पहले हमारा हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव मैट्रिक्स में प्रेजेंट था, ये अंदर वाली स्पेस को मैट्रिक्स बोलते हैं, वो इन कॉम्प्लेक्सेस ने पंप करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचा दिया। अब जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वाला हाइड्रोजन आयन है वो पहुंचा 5th कॉम्प्लेक्स के पास, और उसने फिर दोबारा इसे मैट्रिक्स में ही पहुंचा दिया। तो मैट्रिक्स में ये 4th कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट जो हमारी ऑक्सीजन होती है उससे कंबाइन करके वाटर बना लेती है। मतलब बात सिंपल सी ऐसी है कि न्यूट्रल स्टेट रहनी बहुत ज़रूरी है। शुरू में भी क्या है, सब न्यूट्रल ही था, NADH था, FADH था, और उसके बाद भी हमें वाटर न्यूट्रल ही मिला। जो इलेक्ट्रॉन है या H पॉजिटिव है उनको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी था, इसीलिए हमारी बॉडी लास्ट स्टेप पे एडिशन करके इसका वाटर बना देती है। होप आपको समझ आया होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। हम कहेंगे कि जो ऑक्सीजन है
वही फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है मेटाबॉलिज्म में। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये तो हो गई एरोबिक ऑर्गेनिज्म की बात, एरोबिक ऑर्गेनिज्म की बात, कि जिसके पास ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन लेते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में ये भी डिस्कस किया था कि कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन लेते ही नहीं, जैसे एनारोबिक बैक्टीरियास। तो उनका हाइड्रोजन एटम कौन लेगा, ये बात थोड़ी सोचने वाली है, उसका मैं आपको बताता हूँ। इसी बात से ये क्वेश्चन अराइज होता है, डस ETS अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म? क्या जितने भी जीव जंतु ब्रह्मांड पर हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन नहीं लेते डज नॉट हैव ऑक्सीजन, उनके पास तो ऑक्सीजन ही नहीं होती, तो इसीलिए वो ETS नहीं कर सकते, जो हमारे एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म हैं। एनारोबिक कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें जो हमारा हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन होता है? क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस है वो तो सभी में हो रही है। हमने ये बात की कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर मौजूद हैं उन सभी में ग्लाइकोलिसिस हो रही है। अगर ग्लाइकोलिसिस हो रही है तो इसका मतलब NADH तो उनमें भी बन रहे हैं। तो उनके NADH से H कौन लेगा, ये क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको डिस्कस करता। तो क्या होता है, हमें ये पता है ग्लाइकोलिसिस हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में होती है। तो ग्लूकोज से बनता है पायरूवेट, पायरूवेट से हमें पता है कि NAD से NADH बनते हैं। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म या फिर जैसे हम हैं, ह्यूमन हैं, एरोबिक कंडीशंस में क्या होता है कि पायरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम आके लिंक रिएक्शन करवाता है, वहाँ से NADH और FADH, और जो यहाँ से NADH मिले FADH और जो यहाँ से NADH मिले वो सारे ETS में जाते हैं। और ETS में लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना लेते हैं। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब क्या है कि जो हमारे एनएरोबिक कंडीशन की अगर बात करें, एनएरोबिक कंडीशन जैसे हमारे एनारोबिक बैक्टीरियाज हो गए, तो उनमें क्या है कि जो ये पायरूवेट है वो ही क्या करता है, उससे जो NADH बने हैं, हमारे NADH बने हैं, वो NADH क्या है, वो कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेता है, जैसे हो गए नाइट्रेट या फिर सल्फेट। यहाँ से जो NAD और H+ और इलेक्ट्रॉन है उसको कौन ले लेगा, जैसे नाइट्रेट और सल्फेट, और जिससे आगे जाकर क्या बनेगी, नाइट्रोजन गैस या फिर सल्फर गैस। आपने सुना भी होगा कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं और सल्फर गैस रिलीज़ करते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि जब उनके अंदर ग्लाइकोलिसिस हुआ था तो जो उनके अंदर NADH बना उससे दोबारा हमें NAD बनाना था, क्योंकि दोबारा फिर खाली NAD जाकर ये प्रोसेस करवाएगा। तो उसी लिए क्या होता है, वहाँ पर इनऑर्गेनिक जो सबस्ट्रेट होते हैं वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जिससे आगे नाइट्रोजन और सल्फर गैस बन जाती है, जिसे हम बैक्टीरियाज में देख सकते हैं। और एक तीसरी कंडीशन हम देख सकते हैं कि जो हमारी मसल में होती है, हमने बात की थी कि मसल में भी क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है। जब हम लगातार कोई एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। उस बढ़ी हुई एनर्जी की डिमांड को कॉम्पनसेट करने के लिए मसल में क्या होता है, जो पायरूवेट है ग्लाइकोलिसिस से बना हुआ, वो आगे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। उसमें भी क्या हो रहा है, जो हमारे NADH बने थे वो NAD में कन्वर्ट हो गए। अब हम बात करते हैं समरी की, कि कौन
कौन सी तरह की रेस्पिरेशन में कौन कौन हाइड्रोजन एक्सेप्टर है और एंड प्रोडक्ट क्या है। एरोबिक में हमें पता है जो हमारे में होती है उसमें H पॉजिटिव को एक्सेप्ट लास्ट में करती है ऑक्सीजन, और जिससे लास्ट में बनता है वाटर। एनारोबिक जो नाइट्रेट्स वाले हैं, नाइट्रेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले हैं, उनमें कौन एक्सेप्टर है, वो है नाइट्रेट्स, या फिर NO3 नेगेटिव। और उससे आगे क्या बन रही है, नाइट्रोजन गैस। अगर हम एनारोबिक सल्फेट वाले की बात करें कि जो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते वो ऑर्गेनिज्म सल्फेट वाले, तो उनमें से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, सल्फेट। सल्फेट जैसे SO4 2 नेगेटिव जो फाइनल हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, और बनेगा क्या, वहाँ पर सल्फर गैस बनेगी। और फर्मेंटेशन जो ह्यूमन की मसल में होती है उसमें क्या होता है, उसमें पायरूवेट एक्सेप्ट करेगा। पायरूवेट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को, और जिससे आगे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होते हैं, एनारोबिक और फर्मेंटेशन वाले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।